Till now we have discussed the 100 MCQs of Honda. This is our part number 18, in which we are going to discuss MCQ number 101. The resistance of 1 meter length of 18 gauge copper wire is K ohm. The resistance of 1 meter length of 24 gauge copper wire will be. ठीक है, हमें 1 मीटर लेंथ का उसने बोला जी कि हमारे पास जो 18 गेज कॉपर वायर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, K ओम रेजिस्टेंस है. तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर लेंथ की अगर हम उसके गेज इंक्रीज़ कर लें, पहले 18 गेज की थी, अब वो 24 गेज की होगी, तो उस टाइम पे उसका रेजिस्टेंस कितना होगा. ठीक है, अब यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें हैं, बस वो आपने अपने माइंड में रखनी है कि जो वायर का जो गेज होता है ना, वो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि डायमीटर के बारे में अंदाज़ा लगा सकें कि हमारा डायमीटर कितना होगा. ठीक है, जितना हमारा गेज ज़्यादा होगा उतना हमारा डायमीटर कम होगा. ठीक है, और जितना डायमीटर हमारा कम होता है, हम ये जानते हैं कि रेजिस्टेंस हमारे पास जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डायमीटर के. वो फार्मूला आपने शुरू में देखा होगा, R इज़ इक्वल टू रो L बाई ए. ठीक है, यहाँ पे एरिया जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और एरिया हमें पता है कि पाई R स्क्वायर के इक्वल होता है. ठीक है, और R जो होता है वो D/2 के इक्वल होता है. सो इस तरह से हमारे पास जो डायमीटर हो गया वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रेजिस्टेंस के, और डायमीटर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया साथ में गेज के. सो फाइनलाइज हम ये कर सकते हैं बात को कि हमारे पास जैसे जैसे गेज बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ़ गेजेस हम बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा. ठीक है, अब पहले अगर 18 गेज पे वो K ओम था, तो अब 24 गेज पे मोर देन K ओम हो जाएगा. ठीक है, मोर देन K ओम, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है. डिटेल यहाँ पे लिखिए, आप इसको पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन बिलो द रेजिस्टेंस R हैज़ अ वैल्यू दैट डिपेंड्स अपॉन द करंट स्पेशली. ठीक है, ये R की जो वैल्यू है वो इस करंट के ऊपर डिपेंड कर रही है. अच्छा, एंड द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन R इज़ 20 ohms व्हेन द करंट I इज़ 0, एंड द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू 1/2 ऑफ द करंट. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट. यहाँ पे आपने जिस लाइन के ऊपर फोकस करना है वो आपकी लाइन है जी यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू 1/2 ऑफ द करंट. ठीक है, इस लाइन को अगर आप गौर से देखें तो ये कुछ इस तरह से बनती है कि अगर 1 ओम रजिस्टर है तो वो 1/2 एम्पेयर के इक्वल है. ठीक है, 1 ओम का जो रजिस्टर है वो 1/2 एम्पेयर के इक्वल है. अगर ये 5 ओम होगा तो ये 2.5 एम्पेयर हो जाएगा. अगर ये 10 ओम होगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 एम्पेयर करंट हो जाएगा. ठीक है, मतलब कि जितनी वैल्यू रेजिस्टेंस की है उसके हाफ उसके करंट की है. तो अब यहाँ पे देखिए 20 ओम गिवन है, सो 20 ओम जो हो जाएगा वो 20 इंटू 1/2 ऑफ एम्पेयर हो जाएगा. यहाँ से इसको हम कैंसिल करेंगे तो वो 10 एम्पेयर हमें आंसर दे देगा. सो 20 ओम पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 एम्पेयर, ऑप्शन बी. इफ़ द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ अ कंडक्टर इज ट्रिपल द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज अप्रॉक्सीमेटली बाय. ठीक है, अब रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, R इक्वल टू रो L बाई ए. ठीक है, या इसको हम कहते हैं रो L बाय पाई डी स्क्वायर बाय 4. ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास था जो कि हमने ड्राइव किया था. एक्चुअली एरिया इक्वल टू पाई R स्क्वायर, और R की जगह हमने D/2 पुट किया, तो वो क्या फार्मूला बना हमारा, एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाय 4. ठीक है, सो इस हिसाब से हमारे पास जो रेजिस्टेंस बन जाता है वो रेजिस्टेंस आता है रो L डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर. अब क्या क्या चीज़ें चेंज हुई, लेंथ भी 3 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ, और जो हमारा जो डायमीटर था वो भी 3 टाइम हुआ. अब लेंथ जब हमारे पास इंक्रीज़ होगी तो वो 3L हो जाएगी, और डायमीटर जब हम 3 टाइम्स करेंगे तो वो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो वो कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स. सो 3/9 टाइम्स हमारा जो होगा वो फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, 3/9 हमारे पास बनता है 0.33, और बाकी जो वैल्यू है वो हमारी टोटल जो है वो टोटल रेजिस्टेंस जो शुरू में थी. अब क्या हुआ, चेंजेस जब हमने की तो क्या हुआ कि हमारे पास 0.33 ऑफ दी ओरिजिनल रेजिस्टेंस हो गया. अब अगर आप 0.33 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो लाजमी उस वैल्यू को कम करती है. ठीक है, अगर मेरे पास 10 ओम करंट रेजिस्टेंस है तो उसको अगर मैं 0.33 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो वो समवट लेस दैन 10 ही होगी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो रेजिस्टेंस हुई वो डिक्रीज़ होगी. किस परसेंट से, 0.33 मतलब कि 33% से वो डिक्रीज़ होगी.
अच्छा, अब हमें डिक्रीज़ का पता चल गया, लेकिन उससे हम उसने हमसे पूछा है कि हमने क्या बताना है, इंक्रीज़ बताना है कि किस परसेंट से वो इंक्रीज़ हुआ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कहते हैं लेट्स से हमारे पास जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस थी वो आर थी, और जो वो चेंज हुई तो वो 0.33 के इक्वल होगी। तो जो चेंज हमारे पास आई है वो इंक्रीज़ इन रेजिस्टेंस कितनी हुई, न्यू रेजिस्टेंस माइनस ओरिजिनल रेजिस्टेंस। यहाँ से न्यू 0.33 है माइनस ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगी माइनस 0.66 आर। 0.66 को हम 2/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 0.66 अगर इसको परसेंटेज में हम निकालते हैं तो कितनी बन जाती है, 66%। सो 66% इज़ इक्वल टू 2/3%, ठीक है। विद माइनस साइन, ये आपने माइंड में रखना है कि माइनस साइन है हमारे पास। तो जो चेंज हमारे पास आई है, क्योंकि एक्चुअली जो हमारे पास इन दोनों को इंक्रीज़ करने से हमारे पास जो वैल्यू हुई है वो एक्चुअली हुई तो हमारे पास डिक्रीज़ है, लेकिन जब उसने इंक्रीज़ का पूछा है तो अब ऑब्वियसली हमारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। मतलब कि एक मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारी एक चीज़ जो है वो 33% से डिक्रीज़ हो रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो -66% से वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक भी आंसर फाइंड कर लिया ना, तो अगर आपको ये मैथमेटिक्स की जो बेसिक्स अगर आपको पता है कि अगर एक चीज़ 33% से डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी -66 से इंक्रीज़ होगी, ठीक है। मैं अगर कहता हूँ कि एक चीज़ मेरी 50% इंक्रीज़ हुई है, तो उसी टाइम पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरी एक जो वैल्यू है वो 50% डिक्रीज़ भी हुई है, -50% डिक्रीज़ हुई है, ठीक है। माइनस साइन आपने आज में लगाना है। तो ये मैथमेटिक्स का थोड़ा सा कंसेप्ट है, आपको उसको पता होना चाहिए। उसके बाद है, इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इनकैंडेसेंट लैम्प लाइट बल्ब चेंजेस एज द वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब इज चेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। अब देखें, ओम्स लॉ के बारे में बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो ओम्स लॉ को ठीक तरह से समझ नहीं पाते, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ नहीं पाते। ओम्स लॉ ये कहता है कि आपका जो करंट है किसी भी सर्किट के अंदर वो वोल्टेज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन किस केस में, जब आपके पास जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है कि जब आपने किसी भी सर्किट के अंदर जब आपने वोल्टेज को इंक्रीज़ किया, ठीक है, सर्किट में आपने वोल्टेज को इंक्रीज़ किया तो आपका करंट जो है वो इंक्रीज़ करेगा, लेकिन जब करंट इंक्रीज़ करेगा तो उस टाइम पे उस सर्किट की जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो इंक्रीज़ करेगा तो उस टाइम पे फिर हम ये ओम्स लॉ जो है ये वैलिड नहीं रहेगा। और वो क्यों वैलिड नहीं रहता, उसकी वजह देखें अभी इस MCQ में डिस्कस हो रही है, वो ये है कि इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द लाइट बल्ब चेंजेस एज द वोल्टेज अक्रॉस बल्ब इज चेंज। अब जो रियल हमारे पास रियल लाइफ में जो बल्ब होता है ना, हमारे पास जो लाइट बल्ब होता है उसमें ऐसे होता है कि जब हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो करंट इंक्रीज़ करता है, जब करंट इंक्रीज़ करता है तो हमारे पास जो हीट होती है वो हमारे पास प्रोपोर्शनल होती है I²RT के, ठीक है। I²R क्योंकि करंट है, जैसे जैसे हमने करंट को इंक्रीज़ किया वैसे वैसे हमारी हीट इंक्रीज़ करेगी, हीट इंक्रीज़ हुई तो हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर गया, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। कोलिजन होती है उनके एटम्स के अंदर हमारे पास सर्किट में, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। अब जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती है तो उसका फार्मूला हमारे पास था V ऑफ D, जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इक्वल होती है I/N, जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इंटू A क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू E, जो कि एक चार्ज की वैल्यू है। सो इससे हमने क्या चीज़ अंदाज़ा लगाया कि हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हुई तो हमारे पास जो करंट है वो कम हो जाएगा। अब ऐसा हो जाएगा कि हम वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो अब हमारा करंट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। जबकि ओम्स लॉ में हमने ये कहा था कि हमारे पास वोल्टेज इंक्रीज़ करने से करंट जो है वो इंक्रीज़ करेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉन लीनियरिटी आ गई है रेजिस्टर की वजह से, जो रेजिस्टर जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। रेजिस्टर चेंज इस वजह से हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हम कहते हैं कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, ठीक है। R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। सो ये थोड़ी सी थ्योरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। जो फुल कोर्स है, अगर हमने कोशिश की कि हम आपको ऑनलाइन दरगाह पे वो जो कोर्स है वो पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वो प्रोवाइड करें, तो वहाँ पे हम एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, तो ये चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हो जाएंगी। लेकिन क्योंकि ये MCQs का पोर्शन है इसलिए मेरे ख्याल में ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना चाहिए। वैसे ये नोट्स अगर आप ख़रीदेंगे तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं कि आपके पास क्या हुआ कि
ड्रिफ्ट स्पीड आपकी कम हुई, इलेक्ट्रॉन करंट जो है वो कम हो गया, इलेक्ट्रॉन करंट कम हुआ तो कन्वेंशनल करंट हमारा कम हो गया। सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। सो इसलिए आपने माइंड में बस ये चीज़ रखनी है कि आपके पास जो बल्ब होता है वो इस वजह से क्या करता है, नॉन लीनियर इसका बिहेवियर होता है किसी भी बल्ब का, तो इसलिए इसका यहाँ पे ऑप्शन डी है। अच्छा, उसके बाद है विच मेथड कैन बी यूज़ फॉर एब्सोलूट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक एमसीक्यू है आपका कि एब्सोलूट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। और एक है कि स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम कौन सा ब्रिज यूज़ करते हैं, तो उसके लिए है केल्विन ब्रिज। तो ये दो चीज़ें हैं, दो ब्रिज हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।